नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश चौक से और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम अटेंशन। और अटेंशन में चर्चा होगी ईडी आईटी बहाना, ध्यान है भटकाना। आईटी ने कांग्रेस के बैंक खातों को फ्रीज कर दिया है। अब इस कार्रवाई के विरोध में कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस ने बीजेपी को घेरा और केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग के आरोप लगाए, जिस पर बीजेपी ने भी पलटवार किया। जाहिर है कि आईटी कांग्रेस नेताओं को भी सम्मन भेज चुकी है, लेकिन मध्य प्रदेश में कमलनाथ को लेकर जो सियासी ड्रामा चल रहा है, ऐसे में कांग्रेस के प्रदर्शन की टाइमिंग पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या कांग्रेस ध्यान भटकाने के लिए प्रदर्शन कर रही है और क्या ईडी आईटी पर आरोप लगाकर वो बीजेपी को घेर पाएगी। आज चर्चा इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द करेंगे, लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। केंद्रीय जांच एजेंसी के खिलाफ आज कांग्रेस पार्टी राजधानी भोपाल के आयकर भवन के सामने प्रदर्शन कर रही है। आप तस्वीरों में देखिए कि किस तरीके से यहाँ पे कांग्रेस के कार्यकर्ता प्रदर्शन करते हुए दिखाई। आयकर भवन के सामने कांग्रेसियों ने ईडी और आईटी की कार्रवाई के खिलाफ हल्ला बोला। दरअसल कांग्रेस पार्टी और युवा कांग्रेस के बैंक खातों को फ्रीज कर दिया गया है। इस कार्रवाई के बाद कांग्रेस आग बबूला है। जाहिर है कि कुछ दिनों पहले करीब 100 कांग्रेस नेताओं को आईटी ने नोटिस थमाया था। इनमें पूर्व केंद्रीय मंत्री कांतिलाल भूरिया के बेटे और वर्तमान में कांग्रेस विधायक विक्रांत भूरिया और भिंड दतिया लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी रहे देवाशीष जरारिया, पूर्व मंत्री पीसी शर्मा समेत कई बड़े नाम शामिल थे। इन सभी नेताओं को पिछले 7 सालों का हिसाब मांगा गया था, लेकिन अब पार्टी के बैंक खाते फ्रीज करने पर कांग्रेस आरोप लगा रही है कि बीजेपी बदले की भावना से काम कर रही है। विपक्ष को डराया जा रहा है। डिपार्टमेंट ने इंडियन नेशनल कांग्रेस और यूथ कांग्रेस के अकाउंट फ्रीज कर दिए। सामने लोकसभा चुनाव है। कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जो महात्मा गांधी के नेतृत्व में देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी और देश को आज़ाद कराया। आप चुनाव के मद्देनजर डराने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन कोई डरेगा नहीं। पूरी ताकत से जनता और कांग्रेस पार्टी इस चुनाव को लड़ेगी और ये जो लोकसभा का चुनाव है जनता लड़ने वाली। कमलनाथ को लेकर चल रहे सियासी घटनाक्रम के बीच कांग्रेस ने केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग के आरोप लगाए। इतना ही नहीं, कमलनाथ के बीजेपी में जाने की अटकलों को भी दिग्विजय सिंह ने ईडी और आईटी के प्रेशर से जोड़ा था। अब ईडी का, आईटी का, सीबीआई का जो सब पर है वो उन पर भी है, लेकिन कमलनाथ जी का चरित्र दबाव में आने वाला नहीं रहा। अब कांग्रेस की प्रदर्शन और उसके आरोपों पर बीजेपी ने भी पलटवार किया। बीजेपी ने साफ शब्दों में कह दिया है कि कांग्रेस का काम आरोप लगाना है, लेकिन केंद्रीय एजेंसियां अपना काम कर रही है और कांग्रेस से जो हिसाब देने को कहा गया है उसे देना चाहिए। लगभग 5 साल पहले इनकम टैक्स ने जो नोटिस दिया था उसका जवाब कांग्रेस कार्यालय, राष्ट्रीय कार्यालय ने नहीं दिया है, जिसके कारण से इनकम टैक्स विभाग किसी भी संस्था के ऊपर कार्रवाई करता है, तो इसीलिए उनके खाते फ्रीज किए गए थे। तो मुझे ये लगता है कि यहाँ मध्य प्रदेश कांग्रेस को दिल्ली जाना चाहिए और अपने कांग्रेस कार्यालय पे जाकर के धरना देना चाहिए और पूछना चाहिए कि क्यों आपने जो नियमों का पालन क्यों नहीं किया, भारतीय संविधान की क्यों पालन नहीं किया। इनकम टैक्स ने यूथ कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी से 200 करोड़ रुपए की रिकवरी मांगी है और आयकर रिटर्न देरी से भरने और जनप्रतिनिधियों के 14 लाख रुपए कैश में चंदा देने पर आईटी ने 5 साल बाद पेनल्टी के तौर पर कार्रवाई की। लेकिन कांग्रेस इन कार्रवाई को राजनीति के चश्मे से देख रही है। हालांकि सच तो ये भी है कि ईडी और आईटी बीजेपी के नेताओं से हिसाब मांग चुकी है। इसलिए अगर इन एजेंसियों को कांग्रेस के लेन देन में कुछ गड़बड़ी दिखी है तो कांग्रेस को प्रदर्शन करने की जगह अपना हिसाब किताब ईडी और आईटी के सामने रखना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादू टीवी। तो इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार अशोक शुक्ला और हमारे सहयोगी प्रभु पटेलिया। शुक्ला जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका नादी टीवी पर। शुरुआत आपसे ही करते हैं। एक तो ईडी, सीबीआई, आईटी पर जिस तरह के आरोप लगते रहे हैं, कोई नई बात नहीं है। चाहे बीजेपी विपक्ष में रहे तब वो आरोप लगाती थी, आज कांग्रेस आरोप लगा रही है। लेकिन सवाल ये खड़ा हो रहा है कि जब कोर्ट में मामला है, रियायत भी दे दी है कोर्ट ने कि आप अपने खातों से राशि निकाल सकते हैं,
फिर इस प्रदर्शन के क्या मायने हैं और टाइमिंग पर भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से सियासी ड्रामा चल रहा था मध्य प्रदेश से लेकर देश में कमलनाथ को लेकर, उस बीच ये प्रदर्शन। देखिए, टाइमिंग को लेकर सवाल उठना स्वाभाविक है। लोकसभा चुनाव बहुत करीब है और चूंकि ये 5 वर्ष पुराना नोटिस था, तो ये तो स्वाभाविक है कि ये प्रश्न उठेगा कि आप इतने दिनों तक आप साइलेंट रहे और जब चुनाव बिल्कुल सर पर है तब आप इस तरह से खातों को सीज कर लेते हैं और नोटिस देते हैं। लेकिन इसके अलावा आप एक दूसरा पहलू इसका आप ये देखिए, राजनीति का एकमात्र आकर्षण करप्शन रहा है। ये ठीक है, अभी भारतीय जनता पार्टी के नेता इस छापे की कार्रवाई से या भारतीय जनता पार्टी का जो चंदा अकाउंट है या उनके जो भी हैं पक्ष हैं, उनके उजले या काले जो भी पक्ष होंगे आर्थिक उससे जुड़े हुए, अनियमितता से जुड़े, उस पर अभी ज्यादा फोकस नहीं कर रही है ईडी आईटी। इसलिए ये सवाल उठता है कि क्या विपक्ष को ये डराने की कोशिश है। तो मुझे तो लगता है कि विपक्ष पहले से ही काफी डरा हुआ है, जिस तरह से मोदी जी की एक लोकप्रियता सबको दिख रही है और इसी के चलते वो एकजुट होने की कोशिश करता है, बाद में वो बिखर भी जाता है। तो विपक्ष की स्थिति बड़ी विचित्र स्थिति है। वो उसके पास में उस तरह का जनाधार भी नहीं रह गया है, उसके पास में अब आर्थिक सामर्थ्य भी उस तरह का नहीं बचा है। जो कुछ थोड़ा बहुत बचा है, अगर वो चुनाव से पहले जो है उसके में आईटी या ईडी जो है कार्रवाई करती है, तो उनके पास में चुनाव लड़ने का जो बिना पैसे के आप कोई चुनाव नहीं लड़ सकते। चुनाव बहुत खर्चीला हो गया है। ये ठीक है कि निर्वाचन आयोग ने जो इलेक्शन कमीशन ने जो है एक राशि तय कर रखी कि आप इससे ज्यादा खर्च नहीं करेंगे, लेकिन कोई भी चुनाव ऐसा नहीं जिसमें 2, 4, 10 करोड़ रुपए खर्च ना होते हो। पार्टी भी फंड के तौर पर अपने प्रत्याशियों को पैसा देती है, फिर पार्टी के संचालन के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है। तो सत्ता से जो दल बाहर हो जाता है उसकी माली हालत वैसे भी थोड़ा सा कमजोर हो जाती है। तो कांग्रेस की स्थिति यही है और ऐसे में अगर आप उसका खाता सीज करेंगे तो आप ठीक है, कोर्ट से राहत मिल गई है, लेकिन वो सहानुभूति हासिल करने के लिए आपको पब्लिक सिंपैथी कैसे मिलेगी जब आप लोगों के बीच में जाके ये बताएंगे देखिए चुनाव से पहले हमारे खाते सीज कर रहे हैं। और जो भी आप कमलनाथ का जिक्र कर रहे हैं, तो मधुलिमी जी एक समाजवादी चिंतक विचारक भी रहे, नेता भी रहे। वो उन्होंने कहा था कि जो अवसरों को नहीं बुनाता है वो समाप्त हो जाता है। तो मुझे लगता है कि बहुत सारे नेता जो है अवसर बुनाने के फेर में हैं और इसके चलते वो अपना दल छोड़कर जो है बीजेपी में जा रहे हैं। तो ईडी और सीबीआई का और ऐसी एजेंसियों का दुरुपयोग ऐसा भी नहीं है, देश में पहली बार हो रहा है। इसके पहले ये होता रहा है। ये ठीक है कि इस बार जो है कुछ व्यापक पैमाने पर हो रहा है, लगातार हो रहा है। इसके चलते जो है ये एजेंसियां जो है चर्चा में जाता है। तो प्रभु जी, ईडी आईटी तो एक बहाना है, दरअसल जो अशोक जी कह रहे हैं सहानुभूति जुटाना है। तो क्या कांग्रेस को सहानुभूति मिल पाएगी, जबकि उस पर ही सवाल उठ रहे हैं कि 5 साल से आपको नोटिस दे रखा था तो आपने जवाब क्यों नहीं दिया? क्या राजनीतिक दल खुद को कानून से ऊपर समझते हैं? यदि कानून का पालन करते तो शायद ये नौबत ही ना आती। देखिए ब्रजेश जी, 2018-19 का मामला है और निश्चित तौर पर जब अगले साल जब रिटर्न फाइल हुआ होगा या जब स्क्रूटनी हुई उसका जो उन्हें रिटर्न फाइल किया है उसको देखा गया होगा, तो उसके बाद नोटिस तो कांग्रेस को दिए गए होंगे लगातार। लेकिन ये बिल्कुल इसकी टाइमिंग पर सवाल उठ रहे हैं कि आपने जो है इसके लिए 5 साल इंतजार क्यों किया। 5 साल बाद उस मामले पर कड़ी कार्रवाई करने के बजाय आप उसी समय टोक देते। बाद में जब आपने देखा होगा जब रिटर्न फाइल किया तो वो तो जांच में आ ही जाता है, ऑडिट करा लेते आप। उसके बाद 1 साल, 2 साल, 3 साल इंतजार जो 5 साल तक किया गया है वो टाइमिंग अपने आप में यहाँ पर महत्वपूर्ण है। और कांग्रेस इसी मुद्दे को जनता के बीच लेकर जाना चाह रही है कि किस तरीके से विरोधी दलों को दबाया जा रहा है, प्रभावित किया जा रहा है। आप याद कीजिए कमलनाथ एपिसोड का भी आपने जिक्र किया। दिग्विजय सिंह का जो पहला बयान आया था वो दिग्विजय सिंह का यही बयान था कि कमलनाथ तो कांग्रेस में हैं, नहीं जाने वाले हैं। और कमलनाथ पर भी निश्चित तौर पर ईडी, सीबीआई इनका जो है दबाव होगा और कमलनाथ ऐसे किसी दबाव में नहीं आने वाले। जब वो दिग्विजय सिंह जैसे उनके दोस्त, छोटे भाई, सखा वो ये बात को कह रहे हैं तो निश्चित तौर पर कोई ना कोई दबाव तो होगा। कमलनाथ के खिलाफ कुछ मामले तो चल ही रहे जांच के, उनके रिश्तेदारों के खिलाफ भी चल रहे हैं। अशोक चौहान पर भी ईडी की सीबीआई का जांच बैठी, उसके बाद वो बीजेपी में चले गए। इसलिए सवाल उठ रहा है कि दबाव, प्रलोभन, ये सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं। लेकिन इसमें कांग्रेस का पक्ष भी है कि आपकी ये पक्ष में यदि कोई खामी थी तो आप तत्काल उसका समाधान कर देते। आप क्यों इंतजार कर रहे थे कि सरकार बदलेगी, ये मामला दब जाएगा। उनको भी ये इस बारे में सोचना चाहिए था कि इसका समाधान तुरंत कर लेते यदि उनको है, क्योंकि जब विरोधी दल की सरकार है और कोई मोदी जी का ये एक्शन आज का नहीं है, वो तो 2014 से सत्ता में और लगातार वो ऐसा एक्शन ले रहे हैं जैसा कांग्रेस आरोप लगा रही है। तो आपको सतर्क रहने की जरूरत थी, अपना घर संभालने की जरूरत थी, तो वो काम कांग्रेस ने यहाँ पर नहीं किया। ये एक अपने आप में एक महत्वपूर्ण और एक और जो प्रमुख बात है कि कांग्रेस को प्रदर्शन इसलिए करना पड़ा है चुनाव की बेला पे
कि लगभग 10 साल की जो है एनडीए की सरकार जो मोदी जी के नेतृत्व में चल रही है, कांग्रेस वैसा कोई भ्रष्टाचार का मामला नहीं उठा पाई जो जनता तक आवाज अपील करे। जैसा कि एनडीए ने यूपीए सरकार के दौरान मामले उठाए थे, उन्होंने कहा कि धरती में घोटाला, आकाश में घोटाला, पाताल में घोटाला, जल में घोटाला, अंतरिक्ष में घोटाला, घोटाले उन्होंने गिना दिए, इतने घोटाले गिना दिए कि जनता को लगा कि बाप रे, ये तो घोटालों की सरकार हो। इतने जीरो दिखते थे जब समाचार आता था कि लोग गिनने के लिए लोगों को गिनती पहाड़ा याद करना पड़ता था। तो वो एक जो माहौल बनाया था भ्रष्टाचार का, वो कांग्रेस बना ही नहीं पाई। ऑडिट रिपोर्ट्स तो अभी भी आ रही हैं, सीएजी की रिपोर्ट अभी भी आ रही हैं, लेकिन कांग्रेस ने कोई इस तरीके से अध्ययन नहीं किया, उसको तोड़ फोड़ नहीं की, उसमें देखा नहीं कि किन मुद्दों को उठा के जनता के बीच में ले जाया जा सकता है। उन्हें कुछ घोटाले के आरोप लगाए, हवाई जहाज खरीदी में लगाया, लेकिन उसको दमदारी से प्रस्तुत नहीं कर पाए प्रमाण। तो यहाँ उनके पास कोई ऐसा मुद्दा नहीं है। आगे से 2024 में 370 अपने दम पर और सहयोग के साथ 400 से ज्यादा सीटें जीतने का जो दम भरी है पार्टी, उस पार्टी पर जिसको कि राम का छाप लगी हुई है, उस पार्टी का मुकाबला करने के पास कोई मुद्दा नहीं, इसलिए ये मुद्दा लेकर जा रहे हैं। और ये एक तरीके से ये कहें कि सहानुभूति जो अर्जित करने की कोशिश है, तो हो सकता है कुछ फायदा कांग्रेस को इसमें हो जाए। तो अशोक जी, आपको लगता है कि सिर्फ आप सहानुभूति के नाम पर वोट ले लेंगे, बेचारी बनकर कांग्रेस को कोई वोट दे देगा, या आपको जनता के मुद्दे उठाना चाहिए? जिस तरह से प्रभु जी ने भी कहा कि आप अब तक एक भी भ्रष्टाचार का कोई मामला नहीं उठा पाए हैं या कोई मुद्दा खड़ा नहीं कर पाए हैं, चाहे कैग की रिपोर्ट के माध्यम से चाहे अन्य, तो आप कांग्रेस को लगता है कि बेचारी बन जाऊं तो आप बेचारे बन के उनको वोट मिल सकते हैं क्या? नहीं, देखिए, सहानुभूति इस आधार पे आपको नहीं मिलेगी कि आपने करप्शन किया है और आपके खिलाफ कार्रवाई हो रही है और चुनाव से पहले आपके खाते सीज किए जाते हैं। कांग्रेस के खिलाफ नाराजगी थी, जिसका बड़ा फायदा जो है 2014 में जो है मोदी जी को मिला था। उसके पहले भी भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप बड़ी स्ट्रांग लीडरशिप थी, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पा रही थी। 2014 में आप उस समय आप देखें ना, अन्ना का आंदोलन था, साथ में ये जो अभी प्रभु जी जिन घोटालों का जिक्र कर रहे थे, 2G 3G कोल घोटाला, खेल घोटाला, तमाम तरह के घोटाले थे। और उस समय सदन में हम लोग देखते थे कितनी मजबूती के साथ में भारतीय जनता पार्टी इन मुद्दों को उठाती थी, वो सड़क पर भी उतरती थी, इनको घेरती थी। तो भ्रष्टाचार में जब बुरी तरह से वो यूपीए की सरकार गिर गई, तो उसके बाद में जनता में जो नाराजगी थी, वो नाराजगी 2014 में भी थी, 2019 में भी थी। वो मतलब नोटबंदी के बाद में तो ये माना जा रहा था कि जनता को जिस तरह की परेशानी हुई, जिस तरह से लाइन में लगी, उसका एक बड़ा खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ेगा। लेकिन लोग करप्शन के खिलाफ हैं, इसमें कोई दो राह नहीं है। हाँ, ये ठीक है कि जनता भी ये चाहती है कि साहब जिस तरह से कांग्रेस के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, तो क्षमा कीजिएगा मुझे, मैं ये कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के भी बहुत सारे लीडर ऐसे होंगे कि जिनके घरों में अगर ईडी और सीबीआई और आईटी जाएगी तो उनके यहाँ भी कुछ ना कुछ मिलेगा, क्योंकि राजनीति का एकमात्र आकर्षण करप्शन है। निश्चित तौर पर ब्रजेश जी मानिए, जिस दिन राजनीति से करप्शन खत्म हो जाएगा, राजनीति का आकर्षण खत्म हो जाएगा, कोई राजनीति करने जाने वाला नहीं है। ये कोई विनोबा भावे नहीं है, ये कोई मदर टेरेसा नहीं है, ये ऐसे लोग नहीं है कि जिनके मन में ये कि नहीं साहब हमको जनता की सेवा करनी है। जिस तरह का सुख सत्ता सुख है, उससे बड़ा सुख इस संसार में कोई है ही नहीं। भौतिक सुखों में सबसे ऊपर अगर कुछ है तो सत्ता सुख है, और सत्ता के लिए पैसा भी चाहिए आपको। अन्ना कहते थे, अन्ना का आंदोलन था, बोले कि सत्ता के लिए पैसा चाहिए और पैसे से सत्ता आती है। तो कुल मिला के ये है कि जिस तरह की कार्रवाई अभी जो कांग्रेस के खिलाफ हो रही, वो भले सड़क पर उतर रही है और वो बार बार ये कह रही है कि साहब हमारे खिलाफ ये कार्रवाई ऐसे समय पर हो रही है जब चुनाव है, विपक्ष को डराने की कोशिश है। तो मैं तो सिर्फ ये कहूंगा कि जो करप्ट है उनके खिलाफ कार्रवाई जो हो रही ठीक हो रही है। ये ठीक है कि अभी एक तरफा है, ये केवल विपक्ष के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई हो रही है। अच्छा होता है कि मोदी जी अपनी नाक के नीचे जो उनके बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिलेंगे अगर उनके, लेकिन अशोक जी उसमें भी दो पहलू हैं। एक पहलू ये है कि कांग्रेस नेताओं को नोटिस मिलता है, यदि पिछले महीने नोटिस मिला 100 से अधिक नेताओं को, वो जोर शोर से चिल्लाने लगे। लेकिन बीजेपी के नेताओं को भी नोटिस मिले थे, वो खामोशी से जवाब देते हैं और एक कोशिश करते हैं कि आईटी वाला उसको लीक ना करे। इस तरह के पहले भी मामले आए प्रभु जी, तो अंतर है ना। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बीजेपी वालों को नहीं मिल रहा है। हमने देखा नरोत्तम मिश्रा से लेकर तमाम प्रभात झा तक को नोटिस मिले थे और उन्होंने सीबीआई उस पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पर आरोप लगाया था कि उन्होंने लीक कर दिए। देखिए ब्रजेश जी, मैं आपसे एक चीज बताऊं कि इस देश का जो कानून है, या ये कहें कि ये जो देश हमारा कानून के मुताबिक नहीं चलता है, बल्कि देश का कानून अधिकारियों के मुताबिक चलता है। अधिकारी चाहे जिसको नोटिस दे दें, अधिकारी चाहे जिसके घर में घुस जाएं, अधिकारी चाहे जिसके घर को बुलडोजर से गिरा दें। लेकिन ऐसा होता नहीं है ना अशोक जी, यदि आपके पास न्याय का दरवाजा खटखटाने जब तक कुछ होगा नहीं, कैसे आपको कोई गलत नोटिस दे देगा? आप जवाब दे दो।
मामला नहीं, वही। ये ठीक कह रहे हैं आप, आपकी बात से मैं सहमत हूं कि अगर आप गलत नहीं तो कोई नोटिस दे रहा है आप जवाब दे दीजिए, लेकिन जिसके हाथ में सत्ता होती है उसके साथ में दूसरे तरह का व्यवहार होता है, और जो विपक्ष में होता है उसके साथ में दूसरे तरह का व्यवहार होता है। इसको हम लोग इनकार नहीं कर सकते। ये स्थिति हम लोग देख रहे हैं, लंबे समय देख रहे हैं। जब कांग्रेस थी तब भी यही होता था। जो कांग्रेसी होते थे वो करप्शन करते थे, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती थी, लेकिन अगर विरोधी पक्ष का कोई व्यक्ति जो है करप्शन में थोड़ा सा भी उसकी भूमिका मिलती थी उसके खिलाफ कार्रवाई हो जाती थी। तो इस देश में तो ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से सबको एक नजर से देखा जाता हो, सबके खिलाफ हाँ, समान निश्चित रूप तौर से पर कार्रवाई थोड़ा बहुत तो अंतर रहता ही है प्रभु जी, लेकिन यदि हम आईटी की बात कर लें, हम ईडी की बात कर लें खासकर, तो इसको इतना सक्षम और ताकतवर भी तो कांग्रेस ने बनाया है, जो अधिकार दिए हैं उसको। और निश्चित तौर पर आर्थिक मामलों में जांच के अधिकार जो इनको दिए गए हैं वो कांग्रेस की सरकार के द्वारा ही दिए गए हैं। और ब्रजेश जी एक बात याद रखने वाली है कि जब यूपीए की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार जब हुआ करती थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने ही सीबीआई को पिंजरे का तोता कहा था। तो स्वाभाविक तौर पर कि जब वो सत्ता में थे तब वो भी इन हथियारों का उपयोग करते थे, जब उनने रास्ता दिखाया, क्योंकि कांग्रेस ने देश में लंबे समय तक सत्ता की है। बिल्कुल। तो उनके इन हथियारों का उपयोग किया होगा निश्चित तौर पर, वो रास्ता उनने दिखाया और उसका बहुत बेहतरीन तरीके से नफासत के साथ उपयोग अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी कर रही है। तो ये जैसा अशोक जी कह रहे हैं कि बिल्कुल सत्ता का आकर्षण ही भ्रष्टाचार है, सत्ता का आकर्षण ही धन है, क्योंकि आप जब सत्ता हासिल करते हैं तो धन के कई रास्ते खुल जाते हैं, आप खजानों के मालिक हो जाते हैं, आपके रिश्तेदार हो जाते हैं। आप देखिए ना कि जब संपत्ति उजागर करते हैं, हमने जो देखा कि कोई मुफलिसी में दिखाई देता है आदमी, फटा कुर्ता पहने हुए दिखाई देता है, लेकिन जब वो नॉमिनेशन फाइल करता है तो जब अपना इनकम टैक्स का ब्यौरा देता है, आय व्यय संपत्ति का ब्यौरा देता है, तो आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। कोई करोड़पति से कम तो आदमी दिखता ही नहीं है आज की तारीख में। लखपति तो गिने चुने ही, लखपति को तो गरीब बीपीएल मान लेना चाहिए। राजनीति में एक बीपीएल की यदि रेखा खींची जाए तो लखपति जो है वो गरीबी रेखा में आएगा, बाकी तो सब करोड़ों के मालिक होते हैं। तो ये कहाँ से आ गया? उनका कोई व्यवसाय तो है नहीं, उनका कोई रोजगार अलग से तो है नहीं, लेकिन वो अचानक संपत्ति इतनी है, और जो तो उनकी सैलरी भी कम होती है, इतनी ज़्यादा उनकी तनख्वाह नहीं होती, उनको भत्ते इसलिए मिलते हैं कोई दूसरों को बांटें। तो उस निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं इसका आकर्षण जो है सत्ता का, उसके साथ जो चीज़ें जुड़ी है, खामियां, जो सत्ता के दोष हैं, वो आर्थिक तौर पर उनको संपन्न बनाते हैं, और जिसके कारण से ये स्थितियां निर्मित होती हैं। जांच एजेंसियां वही हैं, अधिकारी वही हैं, जो एक पार्टी की सरकार होगी तो दूसरे के खिलाफ कार्रवाई करते हैं, दूसरी पार्टी की सरकार होगी तो उसके खिलाफ कार्रवाई करने चले जाते हैं। कोई अधिकारी तो हुक्म का गुलाम है, कुर्सी से बंधा हुआ, उसको जो निर्देश मिलेंगे अल्टीमेटली वो वही काम करेगा। बीजेपी वालों को भी नोटिस मिले, लेकिन बीजेपी वालों के खिलाफ उतना कड़ा एक्शन नहीं लिया गया। मध्य प्रदेश का ही उदाहरण है, जो इलेक्शन का उदाहरण नरोत्तम मिश्रा के, जो आज भी सुप्रीम कोर्ट तक चला गया और अभी भी अटका हुआ है मामला। जो व्यक्ति उनके खिलाफ जिस केस को 2008 से लड़ रहे थे, वो व्यक्ति नरोत्तम मिश्रा को हराकर अब विधानसभा में पहुंच गए हैं। 3 चुनाव इसके बाद हो गए, उसके बाद वो विधानसभा में पहुंच गए, जनता ने उनको पहुंचा दिया, न्याय उनके पक्ष में नहीं हुआ, जो न्याय वो चाहते थे, जिसके लिए वो लड़ रहे थे। तो कहीं ना कहीं ये पूरे जो सिस्टम जो काम करता है वो सत्ता के पक्ष में काम करता हुआ दिखाई देता है, चाहे सत्ता किसी की हो। दोष आज नरेंद्र मोदी या बीजेपी का नहीं है वो ये कार्रवाई करा रहे हैं, दोष उनके पहले वालों का भी है, दोष जो भविष्य में आने वाले उनका भी होगा, क्योंकि वो भी यही काम करेंगे। हमने देखा भी, अन्ना जी का उदाहरण दिया अशोक जी ने, अन्ना के साथ अरविंद केजरीवाल एक बड़ा उदाहरण थे, राजनीति की शुचिता के हिमायती होकर आए थे, और आज देखिए उनके मंत्री जेल में बैठे हुए हैं। जेल में मंत्री होने के बावजूद वो उनको मंत्री पद उन्होंने कई महीनों तक बरकरार रखा उनका। तो इस तरीके की जो व्यवस्थाएं, जब राजनीति का इस तरीके से पतन हो जाए, ये कहना चाहिए, तो फिर उसमें कोई ऐसी चीज़ बचती नहीं है। आप तो कार्रवाई एजेंसियों से आप करवाइए, आपके हाथ में डंडा है, आप डंडा चलाइए, जब उसके हाथ में आएगा तो आप पर डंडा चलाएगा, और यदि दोनों को मिलकर रहना है तो समझौता कर लीजिए। राजनीति का एक बड़ा सूत्र वाक्य जो हमने अभी तक सुना, चाहे विधानसभा में सुना हो, संसद में बोलते हुए लोगों को सुना हो, मंच पर सुना हो, राजनीति में मतभेद तो होने चाहिए लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए। तो मतलब आपके मन में यदि इतना कटुता भर गई है तो आप उसके खिलाफ डंडा लेकर पड़ जाओगे। मतभेद होना चाहिए, किसी मुद्दों पर आप बात कर लीजिए। तो ये राजनीति का एक जो सामंजस्य बैठाने का खेल है वो चलता रहता है, और ये जो सामंजस्य अभी टूटता हुआ दिख रहा है, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने एक टास्क लिया है देश से कांग्रेस मुक्त करने का, या कोई भी बड़ा नेता, बड़ा छत्र अब देश में कहीं पर भी उनकी पार्टी उनके सामने खड़ा हुआ दिखाई न दे, चुनौती बन सके बीजेपी के लिए। तो उस टास्क के तहत वो जो साम दाम दंड भेद जितनी भी नीतियां होती हैं, सबका भी प्रयोग शायद उनके इशारे पर हो रहा होगा या बीजेपी के इशारे पर हो रहा होगा, जिसकी वजह से कांग्रेस को ये धरना प्रदर्शन की नौबत आ रही है। तो अशोक जी, जिस तरह से पहले कहा जाता था कि हम में सब नंगे हैं राजनीतिक दल, आप भी ऐश करो, हम भी मलाई खाएं, आप भी मलाई खाओ,
लेकिन वो परंपरा कहीं टूटी है, मतभेद से मनभेद भी होने लगे हैं। शायद ये उसका एक परिणाम है। और इसको आप बेहतर भी मान सकते हैं कि चलिए एक राजनीतिक दल आ रहा है, वो स्वच्छता अभियान चला रहा है, मान लीजिए आप विपक्ष पर ही कार्रवाई कर रहा है, तो जब आपको मौका मिलेगा तो कम से कम आप भी वही कार्रवाई करोगे। तो एक जो राजनेताओं में डर होगा, वो डर तो पैदा होगा। और शायद जनता यही देख रही है, इस वजह से भरोसा नहीं करती है वो कांग्रेस पर, या उस पर सहानुभूति नहीं उड़ेलती है। नहीं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि भले ही अभी एक पक्षीय कार्रवाई, ये कुछ लोगों के खिलाफ ये कार्रवाई, लेकिन इससे जनता में जनता बड़ी खुश है। जनता तो इस बात से बेहद खुश है कि जो नेताओं के यहाँ जो इतने रुपए मिल रहे हैं, नेताओं के यहाँ छापे पड़ रहे हैं, लेकिन जनता इससे ज्यादा तब खुश होगी जब भारतीय जनता पार्टी के सांसद हो या उनके भी नेता जो हैं, जो इस तरह के कारों में तथाकथित तौर पर लिप्त हैं, जब उनके यहाँ भी कार्रवाई होगी। और उसे मैं आपको एक चीज और बताऊं, देश के नेताओं ने जनता की गरीबी भले दूर न की हो, मगर इस देश की गरीब जनता ने कई नेताओं को सांसद और विधायक बनाकर उनकी गरीबी दूर कर दी है। तो गरीबी दूर करने के लिए देसी उपाय अपनाइए और नेता बन जाइए। इस देश में राजनीति तो एक रोजगार हो गई है ना। और जब आप रोजगार कर रहे हैं तो जाहिर है कि आपके यहाँ आईटी भी जाएगी, आपके यहाँ सीबीआई भी जाएगी, ईडी भी जाएगी। न जनता से डरो, न शर्म करो यारो, राजनीति कारोबार है, घर भरो यारो, एक सूत्री कार्यक्रम है नेताओं का। और मोदी जी ने जो कहा है ना कि न खाऊंगा न खाने दूंगा, तो मुझे लगता है कि 2024 में जब मोदी जी की तीसरी बार जब उनकी सरकार बनेगी, तो भारतीय जनता पार्टी के भी जो नेता करप्ट होंगे वो बचेंगे नहीं। मुझे अभी बहुतों की तो छटनी इसी लोकसभा में जो टिकटों का आवंटन होगा, जो टिकटें बटेंगी, तो उसमें हम लोग देखेंगे जो 4-4, 5-5 बार के सांसद हैं जिन्होंने अरबों रुपए कमा के रखे हुए हैं, शायद उनकी टिकट ही कट जाए। तो ये एक शुरुआत जो है भारतीय जनता पार्टी के भीतर भी होगी। मोदी जी के, मुझे 2024 के बाद जो मोदी जी की सरकार बनेगी, तो वो अपने लोगों को भी जो है देखेगी कि वो गड़बड़ तो नहीं कर रहे हैं, और जो गड़बड़ कर रहे होंगे तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। मोदी जी का एक जो वाक्य है कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, तो 2024 के बाद में आपको जो है फलीभूत होता हुआ दिखेगा। मतलब मोदी जी पर लोगों को भरोसा है कि वो आज नहीं तो कल सब पर कार्रवाई करेंगे। बिल्कुल। शायद इसी भरोसे की वजह से सहानुभूति नहीं बटोर पा रही है कांग्रेस। बहरहाल समय इजाजत नहीं देता, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देंगे। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो मोदी पर भरोसा है, शायद इसी भरोसे की वजह से कांग्रेस लाख जतन करे या मुद्दे उठाए कि उसको टारगेट किया जा रहा है, लेकिन लोग भरोसा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें उम्मीद है कि मोदी जी ने कहा है ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, तो एक समय ऐसा भी आएगा कि अपनों पर भी उनका डंडा चलेगा। बहरहाल अटेंशन में आज इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।